जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेट के साथ। सेट नंबर 7। ऑलरेडी इससे पहले 1 to 6 सेट नंबर बीएसएससी इंटर स्तरीय जो सभी जीके रिलेटेड एग्ज़ाम भारत भर में उसके लिए भी बेनिफिट है। साथ में इंटर स्तरीय जो बीएसएससी का एग्ज़ाम आगामी महीनों में होने वाली है उसके लिए तो एकदम रामबाण है। तो वही वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। आप पहले वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में, तो देख सकते हैं। बीएसएससी इंटर स्तरीय है जो प्रैक्टिस सेट 7 को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक जीके की बात करिएगा, जीके की बात करिएगा तो 75 क्वेश्चन होंगे, उसी को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो जानते हैं टोटल 150 का होता है, 600 मार्क्स के होते हैं। एक सही में 4 मार्क्स और 1/4 निगेटिव्स होते हैं। 2 घंटा 15 मिनट इनमें दिया जाता है। तो चलेंगे क्वेश्चन पर सीधा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए नोटिस। साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए सर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 1 क्या है, जैन धर्म के बारे में औसत कथन क्या है। जो जैन धर्म है उसके बारे में औसत कथन क्या है हम लोग का। तो पहला ऑप्शन है। सीधे हम क्वेश्चन करते हैं और आंसर पर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। तो चलिए, जैन धर्म के बारे में औसत कथन क्या है। तो देख सकते हैं सर सीधा क्या है, तो बी इसका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। देखिए, आत्मा की मान्यता जैन धर्म में नहीं थी, ठीक है। जैन धर्म में क्या था सर, आत्मा की मान्यता नहीं थी, ठीक है। क्या था, आत्मा की मान्यता थी कि नहीं थी, तो औसत कथन थी। तो देखिए, औसत कथन में यही है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, यही गलत। बल्कि आत्मा की मान्यता, ईश्वर की मान्यता, आत्मा की मान्यता थी लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं थी। तो चलिए 1 का बी द करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए 2 नंबर, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने की, किसके द्वारा हुआ था, ठीक है। यवनिका पर्दा जो था उसकी शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है, यही हम लोग को देखना है सर, ठीक है। तो भारतीय यवनिका पर्दा का शुभारंभ देख सकते हैं, यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, शको, पार्थियन, यूनानी, कुषाण। बताइए, आप लोग भी अपने वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को क्लिक कीजिए, उसके बाद बताइएगा लास्ट में आपके मार्क्स कितने आते हैं 75 में। तो चलिए सर, यवनिका पर्दा प्रथा का सर किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। किसने किया था सर, यूनानियों ने किया था, ठीक है, यूनानियों ने किया था। आगे चलिए, 2 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप चलिए 3 नंबर प्रश्न पे आइए। अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया, आप देख सकते हैं सर, क्या हो जाएगा बताइए आंसर करेक्ट। अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था, सीधा सीधी सर इसका आंसर हो जाएगा सर जातक। जातक निरूपित किया गया था। जातक जानते हैं सर, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी, जातक, ठीक है। तो आपको सबको मालूम ही होगा, जो महाराष्ट्र, अजंता कहाँ है, तो अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। चलते हैं आगे 4 नंबर प्रश्न में। चलिए, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो एलोरा है, ठीक है, वहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा। तो ऑप्शंस ए में है कदम, बी में राष्ट्रकूट है, सी में चोल है और डी में चेर है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश, बी इज द करेक्ट। 4 का हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। देखिए, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करना है राष्ट्रकूट। अगर राजा पूछेगा सर तो कृष्ण प्रथम, कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय एलिफेंटा वगैरह वहाँ सब कृष्ण फर्स्ट ने किया था, ठीक है। आगे चलिएगा, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन है सर, ठीक है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन आपके पास चारों हैं, सामने देख रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका बालाजी विश्वनाथ। देखिए, बालाजी विश्वनाथ कहाँ हैं, बालाजी विश्वनाथ देखिए मिल गया बी। तो 5 के बी, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक पूछ देगा तो बालाजी विश्वनाथ। चलिए 6 नंबर पाइए, निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया है। उत्तर भारत में कई शहर बनाया था, किसने बनाया था, बताइए आप लोग, बताइए किसने बनाया था। बहुत सारा नगर, शहर, नए नगर, पुराने बड़े बड़े नगरों का स्थापना किसने किया था, सबको मालूम है किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। हमारा डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक जन्म करते हैं, तुगलक वंश का बहुत अच्छा शासक था जो 300 नवीन नगरों का, कितने सर, 300 नवीन नगरों का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, जिसमें बड़े बड़े नगरों फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये सब किया गया था। तो 6 का डी। आगे चलिए सर, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण किया। बीदर राज्य स्वतंत्र राज्य था, उसमें मदरसे का निर्माण करवाया था किसने।
7 का क्या है, बीदर क्या पूछ रहा है सर, बीदर मदरसे का निर्माण किसने करवाया था, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गवा, महमूद गवा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, महमूद गवा, ठीक है, महमूद गवा इसके बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बीदर में, ठीक। तो देखिए महमूद गवा जो है ना, मोहम्मद थर्ड के काल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था, मोहम्मद थर्डे के काल में उसी ने, ठीक है। और एक विद्यालय की स्थापना महमूद गवा बीदर में करवाया था। बीदर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में सर, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में बीदर पड़ता है। चलिए 8 नंबर पर, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य, अंतिम जो सैन्य अभियान था शेरशाह का, वो पूछ रहा है किस राज्य के खिलाफ किया था, बताइए किस के खिलाफ किया था शेरशाह, किसके खिलाफ किया था शेरशाह का अंतिम अभियान, तो सर कालिंजर, कालिंजर के खिलाफ सर किया था, किसके खिलाफ, तो कालिंजर के खिलाफ किया था, सी द करेक्ट 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, कालिंजर समय तो शेरशाह कालिंजर आप कह सकते हैं अंतिम में कालिंजर के खिलाफ हुआ था। और वहाँ का शासक कौन था सर, तीरथ, हाँ कीरत सिंह था, कीरत सिंह, कीरत सिंह था सर, कीरत सिंह शासक था, ठीक है। और इसी कालिंजर में हुक्का नामक वो कुछ चला रहा था, अग्निशास में मृत्यु हो जाती है। चलिए 9 में आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। तब उसको देखना पड़ेगा पूरा सर। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्या सही है गलत है, रॉबर्ट क्लाइव असत्य पूछ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, नहीं सर, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर नहीं थे, ठीक है। तो पहला ही हम लोग का गलत मिल गया। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय हैं, ये भी सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये भी सही है सर। तो एक गलत है, 2 और 3 और 4 ये सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जानवे करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, कौन सा, 33 एक्ट के तहत, ठीक है, हाँ। तो यही याद रखिएगा, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है ना सर, वो आपको हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स, इसमें हो जाएगा सर पहला का जो होता है वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे आइए क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर भी क्वेश्चन, 10 नंबर क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति उसकी शुरुआत कुछ अधिनियम पूछ दिया है सर, सांप्रदायिक निर्वाचन जो था उसकी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया है आपको बताना है। तो कौन सा, 92, 9, 19, 15 कौन सा अधिनियम है बताइए सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत किया गया था, ठीक है। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी। तो याद रखिएगा जिसमें क्या किया गया था, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों के चुनाव मुस्लिम मतदाताओं ही कर सकते हैं, इस तरह का कुछ प्रावधान लाया गया था, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है। मार्लो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के जनक माना गया है, ठीक है। आगे चलेंगे 11 नंबर देखिए, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किया है। अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना 1920 में किया है। तो अखिल भारतीय नाम से ही पता चल रहा है किसने किया होगा, तो भीमराव अम्बेडकर जी किए होंगे। किसने किया होगा, तो भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय 1920 भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, एक समता दैनिक संघ के भी सर भी किए थे, वो समता सैनिक दल जो था ना 1927 में, उसको भी भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। आगे चलिए सर 12 नंबर, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासन में, जो अब्दुल रज्जाक था वो विजयनगर, देखिए नाम है अब्दुल रज्जाक, और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था किसके शासन के समय। ऑप्शन आपके पास 4 है, बताइए कौन सा हो जाएगा। देवराय फर्स्ट होगा, देवराय 2 होगा, तो देवराय सर 2, देवराय 2 के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। देवराय 2 का शासन, तो 12 का ए हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, ठीक। चलिए अभी अब्दुल रज्जाक किया था शायद हरिहर बुक्का वाला जो था विजयनगर साम्राज्य, वही हरिहर बुक्का ही था, 15वीं शताब्दी में आया था सर, ठीक है। चलते हैं आगे, हरिहर बुक्का 1336 विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। आगे चलिए सर 13 नंबर पे, संविधान की उद्देशिका जो है, संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया बताइए सर। जो उद्देशिका है उसको कितनी बार किया गया, 1, 2, 3 ऑप्शन से आपके सामने है, देख सकते हैं। तो सर इसका जो किया गया सर अभी तक एक ही बार किया गया है, सिर्फ एक बार किया गया, इसका सी हो जाएगा, 13 का सी उदय। वो भी कब किया गया था, 42वें संविधान से 1976 के तहत किया गया था, ठीक है। जिसमें 3 शब्द शोधे, समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द को जोड़े गए थे। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए आगे चलेंगे। 14 नंबर, भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से? जो संघीय पूछ रहा है, सीधा सीधा देखते, संघीय प्रणाली की अवधारणा पूछ रहा है, किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो किस देश है सर? सबको मालूम है, कनाडा देश से लिया गया है, स्वाभाविक है। बी करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलिए आगे चलेंगे। 15, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? जो केंद्रीय विधानमंडल है उसका अध्यक्ष पूछ रहा है, पहले भारतीय कौन है? तो केंद्रीय विधानमंडल कौन हो जाएगा बताइए? सचिदानंद सिन्हा है कि विट्ठल पटेल हैं? तो इसका असर हो जाएगा विट्ठल नाथ पटेल जी हैं। ठीक है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष बनने वाले विट्ठल भाई पटेल हैं। ठीक है, भारतीय थे प्रथम, हाँ, राजनेता थे सरदार पटेल। ठीक है, और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे 1991 को। सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग थे इसलिए उसको चुना गया था। जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद उसके बाद थे अस्थायी, और प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सब ऑप्शन भी है। आगे चले, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार, देखिए संविधान सभा का विचार पूछ रहा है। विचार देखिए, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? प्रस्तुत की बात कर दिया है, प्रस्तुत किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन तो बहुत आसान ही ऑप्शन है और आंसर भी आसान है। सीधा क्वेश्चन का सीधा आंसर है सर, स्वराज पार्टी 1934, सबको मालूम होगा। स्वराज पार्टी 1934 में ही संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम आया गया था, सबको मालूम होगा। मई, अभी महीना क्या था? मई 1934, क्या हो जाएगा? मई 1934 में था, मई 1934 स्वराज पार्टी। ठीक है, इसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। व्यक्ति मताधिकार वगैरह होना चाहिए, प्रतिनिधि वगैरह के लिए। चलिए आइए 17 पे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची के संवर्ती सूची में लाएगा? देखिए वन जो है ना, वन को राज्य सूची से संवर्ती, पहले वन था राज्य सूची में और उसको संवर्ती सूची में लाया गया वन को। तो इसी के बारे में क्वेश्चन बना, कौन सा था बता दीजिए। सबको आसान प्रश्न है, सीधा प्रश्न का सीधा जवाब होता है। 41वां, 42वां, 43वां है। तो सर इसका 42वां संविधान संशोधन का था, 42वां जानवे करते हैं 1976 में हुआ था। ठीक है, तो उसी का तहत लाएगा था। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सीधा क्वेश्चन 18 पर जंप करेंगे। अगला देखिए, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन ही आपके सामने है, झलक रहा है। तो क्वेश्चन 18 नंबर आपके सामने क्या है देखिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कट गया, सॉरी फॉर। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा सर? पहला, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित, गांधीवादी प्रजातंत्र या सामाजिक और आर्थिक दोनों। ऑप्शन आपके सामने में है सर, नीति निर्देशक में। तो आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न का आसान जवाब होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक दोनों होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र दोनों को स्थापित करने के लिए इसका सर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, 18 का डी। चलिए 19 पाई, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो देखिए सेवानिवृत्ति है ना, उसको 60 से 62 किया गया था। कौन सा संशोधन पूछ रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन सामने में है 10, 12, 15, 45, तो बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। तो सर इसका हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन के तहत ना आपको जो उच्च न्यायालय थे उसकी जो आयु बढ़ा कर ना कितना कर दिया गया सर? 60 से 62 कर दिया गया था। ठीक है, तो 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो बताते हैं 1963, याद रखना है 1963 में काम हुआ है। चलिए आगे चलिएगा, सीधे 20 पाइए। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख, देखिए वेतन भी और भत्ता है। नेता लोग बहुत होशियार होता है, पहले ही पैसा की बात कर दिया था, हम बताए थे क्या हो जाएगा। तो पहले ही वेतन आपको चाहिए तो कैसे? तो दूसरा में पहले कहा वेतन, तो सीधा सीधे इसका आंसर था दूसरा अनुसूची में उसने वेतन का काम कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद कहा हम शपथ लेंगे। देखिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में, ठीक, अब विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे और पेंशन वगैरह पैसा के बारे में 2 में कर लिया था, फिर शपथ लिया था जाकर 3 में, शपथ 3 में। और चौथा में तो जानबे करते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधियों का वेतन है, मतलब वित्त प्रतिनिधि का विवरण है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्र का। तो चारों को हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं 21। तो 21 में देख सकते हैं सर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अब दोनों सदन है वहाँ पे बिल पारित हो गया है और उसकी भी स्वीकृति को रोका जा सकता है।
तो किस आर्टिकल का यहाँ पर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको डाउन कीजिए। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा जो आप मान लीजिए दोनों जगह से पार होगा आपका, उसको उसके आर्टिकल उसको रोक लीजिएगा। तो सही है सर, किससे रोकिएगा? तो 111 के तहत हम रोकेंगे, डी हो जाएगा। 111 के तहत क्या करेंगे सर? रोक लेंगे। तो भारतीय संविधान 111 अंतर्गत के प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो कोई विधेयक पारित होने पर भी रोका जा सकता है, ठीक है। पुनर्विचार इसको कहते हैं, पुनर्विचार के लौटाया जा सकता है रोक कर। तब 21 के डी। आगे चलिए 22 में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? जो गेहूं फसल रोग कौन सा हो जाएगा? गेहूं की फसल का रोग देखिए, गेहूं की फसल का रोग है, सीधा क्वेश्चन यहाँ है। तो कौन सा हो जाएगा? गेहूं की फसल में क्या रोग, कौन सा होगा? रस्ट होगा, रस्ट ब्लास्ट होगा। तो सीधा सीधी क्वेश्चन, सीधा सीधी प्रश्न आंसर, तो रस्ट रोग हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्शन। गेहूं का फसल रोग, रस्ट रोग गेहूं में होता है, सीधा सीधी याद रखिए। तो इसमें भी 3 प्रकार, पीला रस्ट होता है, फिर भूरा रस्ट होता है और काला रस्ट होता है। गेहूं में होता है लेकिन 3 टाइप्स के रस्ट रोग होते हैं, काला, पीला और भूरा, याद रखिएगा, ठीक है। खैरा रोग किस में होता है सर? धान में, ठीक है, धान में होता है, ठीक है। हाँ, खैरा रोग कहाँ होता है? धान में। वो करनाल बंट रोग ये भी गेहूं में होता है, करनाल बंट रोग ये भी गेहूं में होता है, और रस्ट रोग भी गेहूं में। चलिए आगे चलते हैं सर। और टिक्का रोग, ये देखिए देखें, जो टिक्का रोग है बेचारा मूंगफली में होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात हो रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन भी है, प्रायद्वीपीय मतलब साउथ की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा बताइए? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा? तो इसका सीधा सीधी आंसर गोदावरी हो जाएगा सर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो गोदावरी, डी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी हो जाएगा। तो गोदावरी की लंबाई बता दीजिए सर आप लोग। 1465 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी में कहिएगा तो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदी है, याद है। दक्षिण की गंगा इसे वो कहते हैं, अब वृद्ध गंगा नहीं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी को, लेकिन दक्षिण की गंगा ये सारी कावेरी को बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है बताइए? सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सीधा प्रश्न, सीधा आंसर वुलर झील हो जाएगा। कौन सा झील? तो वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जो कहाँ है? JK, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सर, JK जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और तुलबुल परियोजना इसी नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में ही है। तुलबुल परियोजना नहीं, सॉरी, तुलबुल परियोजना हाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जबकि सांभर झील, जो सांभर झील है ना अभी, सांभर झील वो राजस्थान में, ठीक है। हाँ, और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे चलिए, कुछ था इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट वो हम बताते जा रहे हैं आप लोगों को। अगला देखिए, ग्रहण के दौरान, जब ग्रहण होता है, जो ग्रहण समझिए, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया की सबसे काला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा ग्रहण के दौरान? तो क्या बोलते हैं, प्रछाया कि उपछाया? तो सर सीधा आंसर हो जाएगा सर प्रछाया, बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 का बी। चलिए प्रछाया। अगला चलिए 26, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जानते हैं? जो निचली परत है वायुमंडल की, उसकी परत को, सबसे नीचे की परत वायुमंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर या मेसोस्फीयर? तो इसका सीधा आंसर है सर ट्रोपोस्फीयर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर निचली परत को ही हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 देखिए, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जो आल्पस पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ दिया है सर। आल्पस पर्वत क्या है? आल्पस पर्वत की सबसे क्या ऊंची चोटी का नाम बताइए सर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो माउंट ब्लैक हो या माउंट मैकिनले? तो सर माउंट ब्लैक हो जाएगा, माउंट ब्लैक, जो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। अगला क्वेश्चन भी दे सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? उपमहाद्वीप में पूछ रहा है, बांग्लादेश सटल है, भूटान सटल है, पाकिस्तान सटा हुआ और म्यांमार। तो कौन सा है जो दूर है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार या भूटान, कहाँ से हो जाएगा सर? तो म्यांमार नहीं हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार जो है यह सटा हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा? म्यांमार सटा हुआ नहीं है, उपमहाद्वीप से अलग है, ठीक है। तो सटा हुआ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सब सटा है, लेकिन म्यांमार सटा हुआ नहीं है। चलिए आगे चलेंगे सर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए सर, आते हैं। चलिए हम लोग वहाँ पर चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न को फिर देखते हैं। देख सकते हैं सर, आगे क्वेश्चन हमारे सामने में है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण की पूछ रहा है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, तो बताइए कौन सी? ऑप्शन सामने है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, परिवर्ती, अध्यारोपित, कौन सी है अफवाह हिमालय में? तो सर पूर्ववर्ती अफवाह है सर, क्या हो जाएगा सर? पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जब पूछ दिया ना, तो ब्रह्मपुत्र जानबे करते हैं, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलती है, जिसको
चेमांगू गुंडा हिमनद कुछ ऐसा होता है, चेमांगू, ठीक है। ऐसी बांग्लादेश में जब जाता है ब्रह्मपुत्र तो इसको हम क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, ठीक है। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। पूर्ववर्ती में सिंधु, सतलज ये सब आते हैं। आगे चलिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना किसका कारण है? जो दिन रात छोटा बड़ा होता है वो किस कारण से होता है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव, या ए और सी दोनों? तो सर ए और सी दोनों हो जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये भी है और ये भी है, अपनी वार्षिक गति और अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण दिन रात बड़ा छोटा होना। तो 30 का हम लोग को क्या मिल गया सर? डी आंसर मिल गया है। चलिए 31 देखिए, काटा-जोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काटा-जोना प्रोटोकॉल से क्या है सर? काटा-जोना प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संबंध सीधा पूछ दिया। काटा-जोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा? तो देख सकते हैं जैव सुरक्षा समझौते से, ठीक है। जैव सुरक्षा समझौते, डी काटा-जोना। तो यह कब हुआ था सर? तो 29 जून 2000 ईस्वी को। कितना हुआ था? 29 जैन हुआ था सर, जैन 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो 29 जनवरी 2000 ईस्वी को काटा-जोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते हुआ था, ठीक है। और लागू हुआ था 2003 में, 11 सितंबर 2003 में ही लागू हुआ था, ठीक है। 3 में जाकर लागू हुआ था। चलिए आगे, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कहा जाता है? देख, सांख्यिकी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जून को मनाते हैं, सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 जून किसके उपलक्ष्य में? तो सांख्यिकविद कौन थे? पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। चलिए 32 का सी। 33 आइए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातंत्रियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ रहा है जो विविधता है अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो कौन से तंत्र में सर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल वित्तीय तंत्र जो है ना, इसमें सबसे अधिक विविधता पाई। छोटे छोटे जीव बस्तियाँ बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं, ठीक है। तो 33 के सी। चलिए 34, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? जो सूचना का अधिकार नियम लागू कब हुआ था? ठीक है, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था बताइए? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है, सब 2005 है, लेकिन डेसिमल डेट डाल के बहुत कंफ्यूज करता है। 12-10 होता है, तो 12 अक्टूबर को सर लागू हुआ था, ठीक है। 12 अक्टूबर को ये लागू हुआ था, ठीक है। सूचना का अधिकार जो नियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति 15 जून 2005 को APJ अब्दुल कलाम उसी के समय में हुआ था, लेकिन इसको अधिनियमित किया गया था 15 जून को 2005 को, लेकिन अक्टूबर में इसको लागू किया गया था, ठीक है। सूचना का अधिकार 19 के एक आर्टिकल के अंतर्गत रहा जाता है, मालूम ही है आपको। चलिए आगे चलते हैं। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं सर? ट्रेडिंग ब्लॉक कहेंगे, ट्रेड पार्टनर्स, ट्रेड वेनर्स, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए सर क्या हो जाएगा? तो ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाएगा सर, ट्रेडिंग ब्लॉक ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यापार करने की औपचारिक पद्धति ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या? सर्वाधिक ग्रामीण पूछा और 2011 के तहत पूछ दिया है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछ दिया है सर। सबसे आसान प्रश्न है, हम लोग जानते हैं, पूर्वी चंपारण। सबसे ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? पूर्वी चंपारण में ही है। और सर्वाधिक इसके बाद सर्वाधिक दूसरे में होकर मुजफ्फरपुर, और तीसरे में फिर मधुबनी है, और चौथे में समस्तीपुर ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा सर, ये तीसरा है और ये चौथा हो गया। चलिए आगे, भारतनाट्यम नृत्य का शुरुआत कहाँ से हुआ है? जो भारतनाट्यम नृत्य है उसकी शुरुआत पूछा है कहाँ से हो रहा है? भारतनाट्यम कहाँ से हुआ है? तो भारतनाट्यम का शुरुआत हुआ है सर तमिलनाडु से, TN शॉर्टकट तमिलनाडु, MK स्टालिन, चेन्नई। चलिए, तो भरतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से हुआ है। मोहिनीअट्टम कहाँ से? तो केरल से हुआ है, सबको मालूम है, मोहिनीअट्टम केरल था, भरतनाट्यम तमिलनाडु। आगे चलिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बारलोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारलोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है सर? बिल्कुल आप लोग को मालूम है, बताइए कहाँ हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ है? नई दिल्ली में ई हो जाता है। और गोपीनाथ बारलोदी कहाँ हो जाएगा? गोपीनाथ बारलोदी गुवाहाटी में हो जाएगा। अहमदाबाद में कौन सा है सर? और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अहमदाबाद में कुछ भी है, अहमदाबाद में एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है। वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से हुआ था 1911, याद रखना है 1911, ठीक। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण देखिए, IAEA अंतर्राष्ट्रीय जानबे करते हैं, इंटरनेशनल संगठन है परमाणु ऊर्जा का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा सर वियना है। कहाँ है? वियना। लेकिन स्थापना कब हुआ था IAEA का? 29 जुलाई 1957। कितना? तो 29 जुलाई को 1957 को स्थापना, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है।
और इसकी स्थापना जून 1972 संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप में हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी है। तो यूएनईपी का नैरोबी होता है, नैरोबी ये वाला। चलिए 40 नंबर प्रश्न पाइए, हम लोग सीधे आते हैं, जंप करेंगे। 40 नंबर प्रश्न को यहाँ देखिए स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? देश का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना मिलिट्री बल है? सीआरपीएफ है, सीएसएफ है, बीएसएफ, असम राइफल्स? बताइए कौन सा है सबसे पुराना, पूछ दिया। तो 1835 वाला कौन था? असम राइफल्स। अब सब मालूम है 1835 वाला यही है, सबसे पुराना है। ठीक है, शिलोंग इसका मुख्यालय हो जाता है, सबसे पुराना यही 1835 स्थापना। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण? जो वायुमंडल में उसमें प्रकाश का विसरण होता है, तो प्रकाश का विसरण पूछ रहा है, तो क्या उसका कारण हो जाएगा? बताइए। प्रकाश के विसरण कारण वायुमंडल में क्या है? तो धूलकण हो जाएगा। धूलकण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 में 10 पावर 15 मीटर हो जाएगा। और किलोमीटर कहिएगा तो 12 हो जाएगा। और एक पार्सेक बराबर कितना हो जाएगा? 3.26 गुणे 10 पावर कितना? 16 मीटर हो जाएगा। इसमें 16 मीटर होता है, तो दोनों हम बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। 42 निम्न से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? दूध से, देखिए दूध से वो क्रीम निकालिएगा, कौन सा बल हुआ? कौन? मशीन देखे ही होंगे गांव मोहल्ले में भी, शहर में भी। तो दूध से क्रीम निकाला जाता है, कौन? तो अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। तो इसका हो जाएगा सर अपकेंद्रीय बल के कारण, यहाँ पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण। आप वॉशिंग मशीन भी वही अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है सर। और दूध से दूध वाला निकालना भी होता है, वही वो सब भी काम करता है। चलिए आगे चलेंगे 43 पर। प्रत्यावर्ती धारा एसी प्रत्यावर्त्या को एसी बोलते हैं और डीसी को बोलते हैं दृश्य धारा। ठीक है, दोनों के हिंदी इंग्लिश भी समझिए। बदलने के लिए किस युक्ति का, मतलब एसी से डीसी बदलने के लिए आप कौन सा मशीन का काम प्रयोग करिएगा? सीधा क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका कौन होता है सर? सीधा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में करता है। तो ये कन्वर्ट करता है, लेकिन बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए 44 पाइए। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या पर जो प्रकाश है, आपका प्रकाश है, कह रहा है वायु से कांच में जाइएगा, तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? मान लीजिए पहले कांच वायु में थे, फिर कांच में जा रहा है आपका प्रकाश, तो कहाँ क्या प्रॉब्लम होगा वहाँ पे? तरंग दैर्घ्य क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा, वेग क्या होगा, क्या क्या में परिवर्तन हो सकता है? ठीक, परिवर्तन ही सिर्फ पूछा है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा, दो ही चीज़ में। देखिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य और वेग में ही परिवर्तन होगा, बाकी आपको आवृत्ति में नहीं होगा, याद रखिएगा। आवृत्ति नो चेंज होती है। ठीक है, चलिए 45 पे। 45 देखिए, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन जो अयस्क है, कैलामाइन अयस्क पूछ दिया है, किसका है सर? कैलामाइन किसका हो जाएगा सर? तो सीधा सीधी प्रश्न, सीधा सीधी जस्ता का है। कैलामाइन जस्ता का है। ठीक है, और टीन के बताइए कैसे? टीन का हो जाएगा हाँ कैसीटेराइट हो जाएगा, कैसीटेराइट हो जाएगा। और मैग्नीशियम का ब्रोमाइट होगा। और तांबा का तो कॉपर क्या होता है, तांबा क्यूपराइट भी होगा या पीतल भी होगा तांबा में। चलिए 46। परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम पूछ रहा है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। परमाणु के कक्षकों को भरने का जो क्रम होता है, किस नियम पर था, किस नियम पर है? परमाणु याद रखिए सर, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है। तो अफवाह नियम जो है ना सर, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफवाह का नियम जो है ए इज द करेक्ट आंसर। अफवाह का जो नियम है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 47। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? जो धात्विक ऑक्साइड होती है, धात्विक हमारा जो ऑक्साइड है, उसकी प्रकृति क्या? अम्लीय या क्षारीय? दो ही ऑप्शन है, उदासीन तो होगा नहीं, आपको अम्लीय क्षारीय में बताना है मुख्य रूप से, बाकी तो छांट ही दीजिए। दोनों नहीं होगा। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है सर। ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधात्विक जो ऑक्साइड वो अम्लीय होता है। अधात्विक यहाँ और लग जाएगा ना, तो आप समझ जाइएगा इसका अम्लीय आंसर हो जाएगा। ठीक है ना सर। और जल सिर्फ उदासीन होता है, जल होता है उदासीन। चलिए आगे 48 पर। समुद्री जो खरपतवार है, समुद्री खरपतवार पूछा जा रहा है, वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार किसका है? तो सबको मालूम है सर, आयोडीन का है। सीधा करेक्ट 44 का आयोडीन का होता है। तो साधारण नमक में भी होता है आयोडीन, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है। आयोडीन कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है, मालूम है। थायरॉक्सिन हार्मोन वहाँ। चलिए आगे चलेंगे। अब ब्रोमीन जानवर का एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, अधातु की बात होगा यहाँ। चलिए आगे चलिए। राइबोसोम की संरचना में क्या होता है? राइबोसोम भी क्वेश्चन, राइबोसोम की संरचना पूछ दिया है सर, उसमें क्या होता है? आरएनए प्रोटीन या डीएनए या आरएनए डीएनए? तो देखिए इसमें देखिए राइबोसोम है तो आरएनए के साथ प्रोटीन जुड़ल होगा। तो देखिए कहाँ पर है सर आरएनए और प्रोटीन्स? तो देखिए आपको मिल गया बी द करेक्ट आंसर।
मिल गया बी, तो 49 के बी। तो राइबोसोम की संरचना आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। आगे चलिए सर, आइए सर देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर, हाँ मिल गया सर हम लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लागेंटा का क्या सर कार्य नहीं है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा क्या है? मस्तिष्क का एक भाग है, आपको मालूम है। यह कौन सा कार्य पूछ रहा है? नहीं होगा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लागेंटा जो है इसमें किस काम नहीं है? तो देखिए पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण का करना यह कार्य नहीं है। बाकी देखिए रक्तदाब का नियंत्रण करेगा, हृदय धड़कन का भी नियंत्रण करेगा, उपापचय का भी नियंत्रण करेगा, लेकिन ये जो है ना डी नहीं होगा, इसका ये कार्य नहीं है सर। बस ये तो आउट हो गया सर। हृदय की धड़कन करना ये सबको कार्य है किसका? मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य था। चलिए कामन पाइए, वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है? बृहद पोषक है जो पादप की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है। वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो सर पोटेशियम हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। आगे चलते हैं सर। लैंगरहैंस द्वीप को इंसुलिन का स्राव करता है। लैंगरहैंस जो द्वीप है, लैंगरहैंस द्वीप का जो है लैंगरहैंस, देखिए यहाँ देखिए लैंगरहैंस द्वीपिका को स्राव करने में स्थित पूछ दिया है। ये स्थित है तो किस में स्थित? लैंगरहैंस द्वीपिका सर कहाँ स्थित होता है? लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ स्थित होता है? तो सर अग्नाशय में स्थित होता है। डी इज द करेक्ट, ठीक, अग्नाशय में। और भी सर लैंगरहैंस द्वीपिका जो है, लैंगरहैंस द्वीपिका जो है इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और बीटा कोशिका से स्रावित होता है। वो भी याद रखिए, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका जो बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ठीक है, जिससे मधुमेह रोग होता है। अल्प स्रावन से मधुमेह रोग हो जाता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है इसके कारण। चलिए 53 पाइए, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर रक्तदाब बढ़ जाता है? जो हृदय स्पंदन है और साथ में रुधिर दाब दोनों बढ़ जाता है, कौन सा हार्मोन का ना सर? तो एड्रेलिन हार्मोन से बी द करेक्ट आंसर होगा। इससे आपको क्या होता है सर? एक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में जो एपिपिक्रिन हृदय स्पंदन का कारक बनता है, जो एड्रेलिन है। अधेवरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लरो हार्मोन एड्रेलिन, यही क्या उसको बोलते हैं, जो अधेवरी ग्रंथि वहीं से लरू हार्मोन कहलाता है। जो एपिनेफ्रिन है इसी का एक भाग होता है, इसे एमिनो अम्ल कहते हैं। जिसे उत्तेजना में आपका एड्रेलिन जो हार्मोन है वो अधिक उत्तेजित करता है। यही काम है, यही इसका बहुत काम है। आगे चलिए, प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है? प्रोटीन जो है किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बना हुआ है? सबको मालूम है सर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चारों तत्व मिल जाता है सर। ये चारों तत्व मिलता है इसमें, ठीक है। ये चारों तत्व का यहाँ बहुलक है, पॉलीमर, ठीक है। बस अब देखिए प्रोटीन हमारा शरीर 15%, पूरा शरीर है जो 15% का हमारा शरीर बना हुआ। पहली नंबर प्रोटीन की खोज किसने किया है? तो देखिए खोज करेगा मुल्डर, और इसका सब पहली बार शब्द का प्रयोग किया था बर्जीलियस ने, ठीक है, याद रखना। अब 20 आवश्यक प्रोटीन तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए, 10 वो शरीर बनाता है, 10 वो बाहर से लेते हैं। तो ये सब है, प्रोटीन की कमी से क्वास में बीमारी वगैरह होती है। चलिए बहुत सारा इफेक्ट है, फिर कभी देखेंगे। आगे चलते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा? जो वृद्धि हार्मोन उसका स्राव किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन, समझ रहे हैं? वृद्धि हार्मोन तक प्यूटिट ग्लैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वृद्धि हार्मोन क्या हो जाएगा? प्यूटिट ग्लैंड, समझ में आ गया? सीधा सीधी आंसर, सीधा सीधी प्रश्न। तो प्यूटिट ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, प्यूटिट ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्यूटिट ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्राव होता है। यह वृद्धि की विशेषता, हड्डी में वृद्धि का नियंत्रण करता है। ये सब काम ये इसी का कार्य है। आगे चलते हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? जो शरीर में रक्त है ना, वो पूछ रहे हैं नहीं जमता है, तो कौन चीज़ होता है जो शरीर को नहीं वहाँ जमने देती? कौन सा? हिपेरिन हो जाएगा 56 का बी। तो यही नहीं जमने देता है, ठीक है। चलिए आगे। संताम्र, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस पूछ रहा था फिर से, भाप अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस पता ही चल रहा है, भाप अंगार किसी से मिश्रण हो जाए? CO+H2, देखिए CO+H2 कहाँ है? सी द करेक्ट आंसर, CO+H2 भाप अंगार गैस, CO+H2, ठीक है। CO+N2 जो होता है ना, प्रोड्यूसर गैस हो जाता है, याद रखिएगा। अब भाप अंगार गैस में ज़्यादातर का आपको इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा और 5% अन्य होता है। और आगे चलिए, टमाटर में लाल रंग किसके कारण? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होगा? लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण लाल रंग होता है, ठीक है, लाल वर्णक होता है। और गाजर में कौन सा? तो कैरोटीन के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण होता है। और कुकुरमीन, ये हल्दी होता है, हल्दी की है, ये हल्दी वाला कुकुरमीन है। चलिए आगे। 59 देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो पूछ रहा है कौन सा रंग है सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कम होगा, सबको मालूम है सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल सबसे कम विचलन होता है, ठीक है, सबसे कम विचलन। जबकि सबसे अधिक पथ बदलने में बैगनी हो जाएगा, याद रखिएगा, बैगनी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। 59 का डी। 60 देखिए, आवर्त सारणी में किस तत्वों को हेलोजन कहा गया? हेलोजन वर्ग, हेलोजन तत्व कौन सा है सर? हेलोजन 17 वाला, सीधा सीधी है। तो इनर्ट गैस 18।
जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब वगैरह तत्व है जो 17 तत्व में रखे जाते थे। हेलोजन यही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पाइए। 61 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, पूछा गया कौन सा पॉलीमर नहीं है सर, पॉलीमर कौन नहीं है बताइए। आपके पास सामने ऑप्शन है, देख सकते हैं कौन सा पॉलीमर नहीं है 61 में। तो पॉलीमर कौन नहीं है देख सकते हैं, नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, क्रेप्टोटेक्टम है या पॉलीस्टारीन है। तो कौन नहीं है सर, तो क्रेप्टोलैक्टम जो है ना, क्रेप्टोलैक्टम है, ये आपका नहीं हो जाएगा। तो 61 का सी। ठीक है, चलिए आगे 62। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। सीधा प्रश्न, हम सीधा जवाब देंगे, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, पीस करके आप लोग नोट डाउन करते रहिए, तो बताइएगा नंबर कितने आए। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था सर, तो हेनरी बैकुलर। रेडियोधर्मिता की किसने खोज किया, तो हेनरी बैकुलर, बी हो जाएगा। ठीक है, 1903 में इनके साथ रेडियोधर्मिता की खोज करने में पेरिस में जन्मे हेनरी बैकुलर। 1903 में मेरी और पी जो कि एम मेरी और प्यूरी के साथ भौतिक इनको एम मेरी 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साथ में नहीं। चलिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आसान प्रश्न का आसान। प्राकृतिक बहुलक किसका बहुलक होगा बताइए, तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक किसका है, तो आइसोप्रीन का है। दूसरे शब्दों में कहिएगा तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रबर को प्राकृतिक रबर कहते हैं, आइसोप्रीन का ही बहुलक होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर। आगे चलिए, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव का, कल है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव क्या है। साबुन को जल में घोल दीजिएगा, ठीक है, तो उसका पृष्ठ तनाव पूछ रहा है, क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, प्रभावित रहेगा या समाप्त हो जाएगा। तो सर घट जाता है, ठीक है, घट जाएगा। ठीक है, चलिए 64 का बी। अगला देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, जो कास्टिक सोडा उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, देखिए ए इधर करेक्ट, 65 का ए हो जाएगा। ठीक है, 65 का ए। अगला देखिए, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य पूछा, हिम तेंदुआ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और इसके बारे में भारतीय वन्यजीव संस्थान WIA ने इसकी गणना की है, पहले बताइए सही है या गलत। तो सर ये सही हो जाएगा। ठीक है, देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है, तो ये भी सही है। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 447 है, 77 है, तो ये सब सही हो जाता, चारों सही है सर। ठीक है, चारों सही। चलिए 67 पाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित पूछ दिए हैं सर, सुमेलित कौन सा है। ठीक है, अनिल लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, अनिल लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, अजाली ओसोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, या क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। हमको लग रहा है सर यहाँ भी सभी सही है। ठीक है, सब सही है सर। ठीक, देख लीजिए, बार बार इसको रिपीट करिए, तो ये सारे सही है। राजेश नाबियर को है, नासकॉम का अध्यक्ष है। विवेक भासिन को है, भाभा परमाणु के केंद्र के निर्देशक हैं। आगे चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या, बहुत भी क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 में पूछ दिया है। 23 में कितना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में, तो 111 लोग भूखल है, बताइए, बहुत खतरा। वैश्विक शांति में कितना है सर, 126, शांति में 126 हो जाएगा। और 131 किसका, आर्थिक स्वतंत्रता में, 126, 127 किसका है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक, चलिए 69, डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास पूछ रहा है, सीधा सीधी है 24 वाला, किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और UAE के सीधे। देखिए ए इज द करेक्ट आंसर, 69 का मिल गया आपको, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ, अत्युच्च अभ्यास भारत और थाईलैंड के बाद। चलिए आगे, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। देखिए एक साथ 108 स्थानों पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस स्थान पर, तो सर यह काम हुआ है गुजरात में, सूर्य नमस्कार किया है 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों ने, तो गुजरात में यह काम हुआ है। ठीक है सर, कहाँ काम हुआ है, तो गुजरात में। चलिए 71 पाते, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के 2 वर्ष पूछ रहा है, IMO डैश के लिए फिर से चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया, किसको, तो भारत को चुना। तो कौन कौन वर्ष के लिए, 24 और 25 के लिए, क्वेश्चन ही हम लोग को वही पढ़ रहे हैं, 24-25 का क्वेश्चन ही होगा, तो 24-25 के लिए उसको चुना गया है भारत को। ठीक है, चलिए 72 पे, चले आइए 72 पर, किस वर्ष 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ हुआ है सर, तो सब 29 का कहाँ होगा, अजरबैजान, सबको मालूम है कहाँ होगा, तो अजरबैजान। ठीक है, COP30 ब्राज़ील में होगा, COP30 कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा COP30। ठीक है, चलिए आगे आइए, संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, बिनवैक्स जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है सर,
बिनबैक्स का, तो बिनबैक्स वियतनाम हुआ है, 2023 बिनबैक्स वियतनाम में है, ठीक है। हंगोई शहर में किया गया था, वियतनाम हंगोई। 74 देखिए सर, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना, प्राथमिक घाटा कितना, जो 24-25 प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगा है, प्राथमिक घाटा कितना है, तो कुल जीडीपी का 1.5 होगा, हाँ कुल जीडीपी का 1.5 है प्राथमिक घाटा, 2024-25 के लिए अनुमान लगाया गया है कुल जीडीपी का 1.5%। अंतिम क्वेश्चन देखिए इस सेशन का, दिव्यकीर्ति सिंह, क्या पूछा है, दिव्यकीर्ति सिंह और अर्जुन अवार्ड, दिव्यकीर्ति सिंह और अर्जुन अवार्ड, दिव्यकीर्ति सिंह ने किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दिव्यकीर्ति सिंह उनको अर्जुन अवार्ड मिला, और इनको किस क्षेत्र में मिला है सर बताइए, तो घोड़सवारी में मिला है सर, घोड़सवारी में, ठीक है, घोड़सवारी में इनको 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। 26 खिलाड़ियों को मिला था, उसमें इन्हें। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा आज का सेशन बिल्कुल कमेंट करके बताइए, कोई त्रुटि, कोई सजेशन, कोई सलाह मशवरा हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम दूसरे सेशन में दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सफलता लेके ही छोड़िए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय।